हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है अनअकैडमी यूपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, एक और सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी पर। और इसमें बेसिकली हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा होगी हमारी कि हमारा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उस ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया में हमें क्या क्या रिलीफ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, क्या क्या उच्चावचीय संरचनाएं मिलती हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। इस समय बहुत ही अच्छा ऑफ़र आप लोगों के लिए चल रहा है। एक लिमिटेड पीरियड ऑफ़र है जिसमें 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है एकदम फ्री। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, कभी भी समाप्त हो सकता है, तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब करिए और कोड यूज़ करिए नवाजिश लाइव। गाइस देखिए, हर संडे सुबह 11 बजे हम लोगों का फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट आता है। इस टेस्ट में अगर आप रैंक 1 लाएंगे तो आपको 1 ईयर के प्लस सब्सक्रिप्शन पर 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। रैंक 2 to 3 पर 6 मंथ के प्लस सब्सक्रिप्शन पर 50% स्कॉलरशिप और 4 to 25 पर 6 मंथ के प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी 25% की स्कॉलरशिप। इसके अलावा एक और आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ चलती है जिसे हम बोलते हैं गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें मंडे टू फ्राइडे आपको शाम को 8 बजे टेस्ट मिलता है, 8:30 बजे होता है उसका डिस्कशन। ट्यूसडे को जिस दिन मेरा टेस्ट होता है उस दिन टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, 7:30 बजे टेस्ट और 8 बजे उसका डिस्कशन होता है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं अपने डिस्कशन पर, जो कि हमें इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में बताया और अब हम लोग ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया जो है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसमें पढ़ने वाले हैं जो रिलीफ स्ट्रक्चर्स हैं, जो उच्चावचीय संरचनाएं। तो अगर हम उत्तर भारत के विशाल मैदान के रिलीफ स्ट्रक्चर्स को देखें, उच्चावचीय संरचनाओं की अगर बात की जाए तो इसमें रिलीफ स्ट्रक्चर्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इसमें हम भाबर है, तराई है, बांगर है, खादर है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग कि अगर उत्तर भारत के विशाल मैदान के रिलीफ स्ट्रक्चर्स हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं हम लोग भाबर के बारे में। देखिए, जब बात आती है भाबर की कि भाबर एक्चुअली क्या है ना, किसे हम भाबर क्षेत्र कहते हैं, तो सबसे पहला बिंदु जो इसके बारे में हम जानेंगे वो ये है कि ये एक नैरो बेल्ट है, एक संकीर्ण पेटी है। ठीक, इस पेटी की अगर आप चौड़ाई देखेंगे तो 8 किलोमीटर से लेकर के 16 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई हमें देखने को मिलती है, विड्थ हमें देखने को मिलती है। और इसका विस्तार अगर आप देखोगे तो इंडस रिवर से लेकर के, सिंधु नदी से लेकर के ये कहाँ तक हमें मिलता है, ये मिलता है हमें तीस्ता रिवर तक। ठीक है, तो इस पेटी का अगर विस्तार आप देखेंगे सिंधु नदी से लेकर के पूरा तीस्ता रिवर तक ये हमें प्राप्त होगा। और कहाँ पर है ना, ये भी हमें याद रखना है। सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक ये हमें प्राप्त होता है जो फुट हिल रीजन है ऑफ शिवालिक। ठीक है, शिवालिक का जो गिरिपदीय क्षेत्र है उस गिरिपदीय क्षेत्र में ये हमें प्राप्त होता है। अब जैसे अगर हम मैप में देखें, ठीक है, तो मैप में आप ये देख रहे हो, यहाँ पर ये हमें इंडस रिवर देखने को मिल रही है, सिंधु नदी आप देखेंगे इस तरीके से ये फ्लो करती है। ठीक, तीस्ता रिवर को आप देखोगे तो तीस्ता रिवर ये फ्लो कर रही है, यहाँ पर ये है तीस्ता नदी। तो आप ये मान लीजिए कि बिल्कुल इस तरीके से अगर हम एकदम गिरिपदीय क्षेत्र में आए तो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई की एक पेटी है, एक पट्टी है, जिसको हम क्या कहते हैं, भाबर बेल्ट कहा जाता है, भाबर पेटी कहा जाता है। अब भाबर पेटी को अगर हम देखें कि ये है क्या या इसकी विशेषता क्या है, तो देखिए इसकी विशेषता ये है कि ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं,
यहाँ पर जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं, जो हिमालयी नदियाँ हैं, ये हिमालयन रिवर्स आप एक तरीके से बोलेंगे कि अपनी जो माउंटेनस जर्नी है ना, जो उनकी पर्वतीय यात्रा है, उस पर्वतीय यात्रा को छोड़ करके वो एंटर करती हैं, प्रवेश करती हैं किसमें? प्लेन रीजन में, मैदानी क्षेत्र में। अब जैसे मैंने ये बोला कि हिमालयी नदियाँ पर्वतीय यात्रा को छोड़ करके मैदानी इलाके में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। तो वैसे ही आपको एक बात समझ जानी चाहिए कि नदियाँ जब पर्वत से निकल करके मैदान में आएंगी तो होगा क्या? होगा ये कि नदियों का जो रिवर चैनल है ना, जो नदी चैनल है, इस नदी चैनल का जो स्लोप ग्रेडियंट है, मतलब इसकी जो ढाल प्रवणता है, ये ढाल प्रवणता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, पर्वतों में ढलान जो होता है वो ज़्यादा होता है, जब आप मैदानों में आ जाते हो तो ढलान कम होता है। तो ढाल प्रवणता कम हो जाती है, और जब ढाल प्रवणता कम होती है तो ढाल प्रवणता कम होने की वजह से नदियाँ क्या करती हैं? डिपोजिशन करती हैं, नदियाँ निक्षेपण करती हैं। और निक्षेपण किसका? तो निक्षेपण होता है यहाँ पर ग्रेवल एंड बोल्डर्स का। यानी कि आप सीधे सीधे बोलोगे कि बजरी और पत्थर यहाँ पर क्या होते हैं? जमा होते हैं। और जब बजरी और पत्थर यहाँ पर जमा होते हैं तो बजरी और पत्थर जमा होने से कुछ संरचनाओं का निर्माण हो जाता है, जिनको हम कहते हैं एलुवियल फैंस एंड कोन्स, जलोढ़ पंख तथा जलोढ़ शंकु। तो आप ये चीज़ ध्यान रखोगे कि हिमालयी नदियाँ जब हिमालय पर्वत क्षेत्र से निकलती हैं और वो मैदान की तरफ आती हैं, तो शिवालिक का जो गिरिपदीय क्षेत्र है, उस शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र में नदियों की जो नदियों का चैनल होता है उसकी ढाल प्रवणता में कमी आती है, मतलब पानी का जो प्रवाह है वो धीमा हो जाता है। और जब पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है तो नदियाँ क्या करने लगती हैं? निक्षेपण करने लगती हैं। और निक्षेपण किसका होता है? बजरी का होता है, पत्थरों का होता है, ठीक। और इसके इकट्ठा होने से क्या बनते हैं? जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकुओं का निर्माण हो जाता है। अब ग्रेजुअली हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो फुट हिल रीजन में जो एलुवियल फैंस एंड कोन्स, जलोढ़ पंख और शंकु जो बने, ये धीरे धीरे आकार में बड़े होते चले गए। और जब ये आकार में बड़े होते चले गए तो इनका क्या हुआ? मर्जर हुआ, यानी कि ये आपस में मिल गए। और जब ये आपस में मिले तो इन्हीं के आपस में मिलने से एक बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ, एक पेटी का निर्माण हुआ, जिस पेटी में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये पेटी है जहाँ पर ग्रेवल एंड बोल्डर्स हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर पत्थर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बजरी देखने को मिलती है। और क्योंकि इस इलाके में पत्थर और बजरी जो है वो इकट्ठा है, एकत्रित है, तो इसीलिए आप सीधे सीधे बोलोगे कि यहाँ की जो सरफेस है, यहाँ की जो सतह है, वो हाईली पोरस है, अत्यधिक रंध्रताशील है। उसके अंदर जो रंध्र हैं, जो पोर्स हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और क्योंकि हाईली पोरस सरफेस है, अत्यधिक रंध्रताशील सतह है, इस वजह से आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर जो रिवर्स हैं, जो नदियाँ हैं, वो सरफेस पर ना प्रवाहित होकर के कैसे प्रवाहित होती हैं? सब सरफेशियल फ्लो होता है, अध स्तरीय प्रवाह होता है। सामान्य सी बात यह है कि यहाँ पर जो पत्थर वगैरह इकट्ठा हैं, नदियों का पानी उन पत्थरों के बीच से होकर के प्रवाहित होता है, पत्थरों के ऊपर फ्लो जनरली नहीं करता है। हाँ, बारिश अगर ज़्यादा हो जाएगी, पानी ज़्यादा आ जाएगा, तब पानी का जो फ्लो है वो पत्थरों के ऊपर भी हो सकता है, बट सामान्य रूप से नदियाँ क्या हो जाती हैं? यहाँ पर सब सरफेशियल फ्लो होता है, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर ये ग्रेवल और बोल्डर से बना हुआ इलाका है,
ठीक है, बजरी और पत्थर से बना हुआ क्षेत्रफल है, क्षेत्र है, तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि इट इज नॉट यूजफुल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, मतलब कृषि क्रियाओं के लिए ये काम का क्षेत्र नहीं है, लाभदायक क्षेत्र नहीं है, उपयोगी क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर जो आपकी खेती बाड़ी है, फसल उत्पादन है, वो आप नहीं कर सकते। तो ये तो बात थी जो हम लोगों को डिस्कस करना था, किसके बारे में, भाबर के बारे में। तो भाबर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब भाबर के बाद दूसरा जो क्षेत्र है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, दैट इज तराई। अब देखिए, तराई को जब हम बोलते हैं कि मतलब तराई क्या है, तो तराई को आप बोलोगे कि ये भी एक पेटी है, एक बेल्ट है, और कहाँ, टू द साउथ ऑफ भाबर रीजन या भाबर बेल्ट। ठीक है, तो जो भाबर पेटी है, उस भाबर पेटी के साउथ में, दक्षिण में ये भी एक पेटी है, और इसकी चौड़ाई हमें कितनी देखने को मिलती है, तो 15 से 30 किलोमीटर आप इसकी क्या देखोगे, विड्थ देखोगे, 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है कि तराई रीजन में हमें एक चीज देखने को मिलती है, री इमर्जेंस ऑफ सब सरफेशियल रिवर्स, यानी कि जो अधस्तरीय नदियां हैं, जो भाबर क्षेत्र में पत्थरों के बीच से होकर के बह रही थी, वो जब थोड़ा सा दक्षिण की ओर बह करके आती हैं, तो वो पुनः एक बार सतह पर निकल करके आ जाती हैं। तो रीइमर्जेंस होता है नदियों का। और एक चीज और है कि जब आप तराई क्षेत्र की बात करते हो, हम पहले शिवालिक में थे, शिवालिक के दक्षिण में जब हम आए, तो शिवालिक के दक्षिण में हमें कौन सी पेटी मिली, भाबर पेटी मिली। भाबर पेटी किस में थी, फुट हिल रीजन में थी, गिरिपदीय क्षेत्र में थी। ये जो तराई है, इस तराई को आप क्या बोल सकते हो कि तराई प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, फुट हिल रीजन नहीं है, गिरिपदीय क्षेत्र नहीं है, मैदानी इलाका है। और क्योंकि ये मैदानी इलाका है, इसलिए यहाँ पर जो स्लोप ग्रेडियंट होगा, जो ढाल प्रवणता होगी, वो ढाल प्रवणता और कम हो जाएगी। मतलब हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ढाल प्रवणता है वो कैसी मिलेगी, लेसर देन और जेंटलर देन भाबर बेल्ट, है ना। भाबर पेटी की जो ढाल प्रवणता है उससे भी कम ढाल प्रवणता यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। और जब ढाल प्रवणता यहाँ पर और ज़्यादा कम हो जाएगी, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो रिवर वाटर है, जो नदी का पानी है, ये नदी का पानी क्या होने लगता है, स्प्रेड होता है, फैलता है, समझे। क्योंकि ढलान जब कम होता है, तो ढलान कम होने पर पानी फैलना शुरू कर देता है, स्प्रेड होना शुरू कर देता है। और जब पानी फैलना शुरू करता है, तो पानी के फैलने से, पानी के स्प्रेड होने से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आप देखेंगे वाटर लॉगिंग, यानी कि जल भराव होगा। और जल भराव होने से यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, आप बोलेंगे मार्शी लैंड, दलदली भूमि का निर्माण होगा। ठीक, तो तराई की ये खासियत होती है, तराई की ये विशेषता होती है कि यहाँ पर नदियाँ एक बार पुनः सतह पर निकल करके आती हैं, उनका पानी जो है वो फैलना शुरू हो जाता है, और इससे दलदली जो दशाएं हैं, जो भूमि है, उसका क्या होता है, निर्माण होता है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई भाबर क्षेत्र जो है वो कृषि के दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं है, लेकिन अगर हम तराई क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर हमें फर्टाइल सॉइल मिलती है, उपजाऊ मिट्टी मिलती है, नदियों ने अच्छी मिट्टी ला करके यहाँ पर जमा की है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ की मिट्टी में नमी है ना। तो इसीलिए हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो तराई का इलाका है, ये तराई का इलाका, इट इज़ हाईली यूजफुल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, कृषि क्रियाओं के लिए अत्यधिक
उपयोगी है। और पहले, ठीक है, अब तो आप देखोगे पूरा का पूरा जो तराई क्षेत्र है उसको हमने लगभग क्लियर करके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए हम उपयोग करते हैं, उसका कृषि क्रियाओं के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। लेकिन पहले ये क्षेत्र जो था वो डेंसली फॉरेस्टेड था, सघन रूप से वनावरित क्षेत्र था, ठीक। और जब ये वनावरित क्षेत्र था तो हमने फिर धीरे धीरे क्या किया, यहाँ पर जंगल को काट करके जंगलों को साफ किया और उस पूरे के पूरे इलाके को हमने किस में बदल दिया, कृषि भूमि में बदल दिया। तो ये तराई क्षेत्र हो जाएगा जो हमें प्राप्त होगा किसके दक्षिण में, जो हमारा भाबर क्षेत्र है उसके दक्षिण। तो दो मैंने रीजन्स, दो रिलीफ स्ट्रक्चर्स आप लोगों को बता दी, बाकी भी हम लोग बात करते हैं बट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के बाद। सो गाइस देखिए, आप लोग अभी तक अगर प्लस पर नहीं हैं और आप जब प्लस पर आएंगे तो आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, आप घर बैठे लाइव क्लासेस हमारी कर पाओगे। आपको हमारा प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म जो है वो ढेर सारे कोर्सेज कंटेंट आपको प्रोवाइड करेगा। हमारे टॉप टीचर्स आपका पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, पूरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट कराएंगे, आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस देंगे, लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशंस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, ये सब कुछ आपको अनअकैडमी अपने सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड कराता है। 19 जून से प्रगति यूपी पीएससी आरओ प्रीलिम्स 2021 के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हुई है, ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लक्ष्य यूपी पीएससी पीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज, पीसीएस के लिए मेंस टेस्ट सीरीज जो है वो 27 जून से शुरू हुई है। हमारे जो प्लस सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए फ्री है, आप भी ज्वाइन करेंगे तो आपको भी टेस्ट सीरीज मिलेगी। बैच कोर्सेस, कुछ बैचेस भी इस समय पर शुरू हुए हैं। देखिए फरवरी 2021 से हमारे ऑप्शनल के जो कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिंदी है, हिस्ट्री है, फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, तो ये सारे के सारे ऑप्शनल्स हमारे चल रहे हैं, आप ये सब ऑप्शनल्स ज्वाइन कर सकते हो। 25 जून से हमारा बैच शुरू हुआ है, प्रारंभ बैच, कंप्लीट कोर्स फॉर लोअर पीसीएस 2021, 2021 के लोअर पीसीएस के लिए 25 जून से बैच शुरू हुआ है। और लक्ष्य यूपी पीएससी 2022, ये 12 महीने का आपका प्री कम मेंस का बैच है जो स्टार्ट होने वाला है कब से, 30 जून से। तो आप अगर अभी सब्सक्राइब करोगे तो ये सारे के सारे बैचेस आप लोगों को मिल जाएंगे और आप घर बैठे अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाओगे। चलिए हम लोग चलते हैं वापस अपने डिस्कशन पर। सो मैंने आपको तराई क्षेत्र के बारे में बता दिया, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जो हमारे बाकी के दोनों क्षेत्र हैं जिनको हम बोलते हैं बांगर एंड खादर, ठीक है, बांगर एंड खादर, बांगर तथा खादर। देखिए जब हम बांगर एंड खादर की बात करते हैं तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हमारा जो ये ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इस ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया में जो भी नदियां, जो भी रिवर्स फ्लो करती हैं, उन नदियों ने क्या बनाए हैं, अपने फ्लड प्लेन बनाए, बाढ़ के मैदान बनाए। बाढ़ के मैदान का सीधा सा मतलब है कि जब भी नदियों में बाढ़ आती है तो नदियां अपने साथ जो मिट्टी लेकर के आती हैं, जो अवसाद लेकर के आती हैं, सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं, उनको वो क्या कर देती हैं, जमा कर देती हैं, एक्यूमुलेट कर देती हैं जिस जिस इलाके में उनका बाढ़ का पानी फैलता है। और लगातार साल दर साल ऐसे ही मिट्टी जमा होने से किसका निर्माण हो जाता है, फ्लड प्लेन का निर्माण हो जाता है, बाढ़ के मैदान का निर्माण हो जाता है। अब एक चीज़ है कि इस उत्तर भारत के विशाल मैदान में जितनी भी नदियां बहती हैं, उन नदियों का जो फ्लड प्लेन है, जो उन्होंने जब से वो नदियां बह रही हैं तब से लेकर के आज तक उन्होंने जो भी बाढ़ का मैदान बनाया है, उस बाढ़ के मैदान को अगर हम देखें तो उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आप बोल सकते हो कि बाढ़ के मैदान के हायर पार्ट्स हैं, मतलब ऊंचे भाग हैं, और दूसरे आप बोलेंगे लोअर पार्ट्स हैं, यानी कि निचले भाग हैं। अब देखिए हायर पार्ट्स मैं क्यों बोल रहा हूं, ऊंचे भाग में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये वो हिस्से हैं जहां पर
हमें एक चीज देखने को मिलती है कि एट प्रेजेंट फ्लड वाटर is unable to reach, यानी कि ये वो भाग हैं जहां पर वर्तमान में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। ये जो ऊंचे हिस्से हैं, जैसे आप इस तरीके से समझिए, एक डायग्राम से इस चीज को समझ लीजिए। अगर हम मान लें कि ये किसी नदी का बाढ़ का मैदान है, ठीक, और इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि ये, ठीक है, ये रिवर चैनल है जहां पर नदी का पानी बहता है। ये आप देख रहे हो सारे के सारे जो निचले भाग हैं आसपास के, ठीक है, लो लाइंग एरियाज हैं। फिर हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे थोड़े ऊंचे इलाके हैं, ऊंचे भाग हैं ये वाले। तो जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी वर्तमान में सामान्य रूप से इन सब इलाकों तक तो पहुंच जाता है, इन सब क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैल जाता है। लेकिन ये जो ऊंचे हिस्से हैं, ये इन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। और लोअर पार्ट्स, तो आप क्या देखोगे, लोअर पार्ट्स में हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो इलाके हैं यहां पर आपको फ्रीक्वेंट फ्लडिंग देखने को मिल रही है, बारंबार बाढ़ आ रही है यहां पर वर्तमान समय में भी अगर हम देखें। तो अब ये जो चीज आप लोगों ने देखी कि ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया जो है हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है, ठीक है, इसको हमने दो हिस्सों में बांट लिया। एक ऊंचे इलाके हैं जहां पर वर्तमान समय में बाढ़ नहीं आती, और एक निचले इलाके हैं जहां पर वर्तमान समय में बाढ़ आ रही है। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो हमारे ऊंचे इलाके हैं जहां पर वर्तमान समय में बाढ़ नहीं आती, लेकिन है तो ये भी बाढ़ के मैदान का हिस्सा ही ना, है तो ये भी फ्लड प्लेन का ही पार्ट। और अगर ये भी फ्लड प्लेन का पार्ट है तो इसका मतलब कभी ना कभी यहां पर भी मिट्टी जमा हुई होगी। तो इसको आप क्या बोलोगे कि यहां पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, यहां पर हमें देखने को मिलते हैं सेडिमेंट्स ऑफ प्लीस्टोसीन पीरियड या प्लीस्टोसीन एपॉच आप बोलेंगे। प्लीस्टोसीन युग के अवसाद, प्लीस्टोसीन कौन सा है, जो वर्तमान में होलोसीन चल रहा है, 10,000 साल पहले शुरू हुआ है। तो होलोसीन से पहले का जो समय काल है वो प्लीस्टोसीन है। तो सीधी सी बात है कि बाढ़ के मैदान के जो ऊंचे हिस्से हैं यहां पर पुराने सेडिमेंट्स मिलते हैं, पुरानी मिट्टी मिलती है, आप सीधे सीधे समझिए। और ये जो लोअर पार्ट्स हैं जहां पर आज भी बाढ़ का पानी पहुंचता है, जहां पर आज भी फ्रीक्वेंट फ्लडिंग होती है, बारंबार बाढ़ आती है, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आप देखेंगे सेडिमेंट्स ऑफ होलोसीन पीरियड। जो होलोसीन हमारा युग है या एपॉच, लिखिए आप होलोसीन एपॉच, उसके अवसाद, यानी कि आज के जो वर्तमान के अवसाद हैं, जो नदियां आज जो मिट्टी जमा करती हैं वो कहां पर जमा हो रही है, इन सब क्षेत्रों में। ये जो नदी चैनल के आसपास के जो निचले इलाके हैं यहाँ पर, और ये जो ऊंचे इलाके हैं यहाँ पर आज मिट्टी जो है वो जमा नहीं होती, यहाँ पर पुरानी मिट्टी जमा हो रही है। बस अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आप ये समझिए, ये जो ऊंचे भाग हैं जहाँ पर पुरानी मिट्टी मिलती है, इसी को हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं बांगर, ठीक है, इसको बांगर कहा जाता है। और ये जो निचले इलाके हैं जहाँ पर आज भी बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, बारंबार जहाँ पर बाढ़ आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है खादर। समझ गए? तो ये बांगर और खादर की जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आप लोगों को बता दी। अब एक दो चीज़ें और हैं जो बांगर और खादर के बारे में हम लोगों को जानना है, समझना है, ठीक। देखिए, बांगर और खादर को अगर आप देखोगे तो इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि कौन सा इलाका है जो एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, कृषि क्रियाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बांगर की बात करें,
भाई बांगर में एक सीधी सी चीज आ गई कि यहाँ पर हमें ओल्ड एलुवियल सॉइल मिलती है, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ठीक, अब अगर मिट्टी पुरानी है और इसका उपयोग कृषि क्रियाओं के लिए काफी समय से होता चला आ रहा है, ठीक, तो ऑब्वियस सी चीज है कि फर्टिलिटी अगर आप पूछेंगे, है ना, तो आप ये बोल सकते हो लेस फर्टाइल है, लेस फर्टाइल इन कंपैरिजन टू खादर, इन कंपैरिजन टू खादर। ये आपको ध्यान रखना है। उर्वरता की अगर बात की जाएगी तो खादर में हर साल नई मिट्टी जमा होती है, नए पोषक तत्व वहां पर जमा होते हैं, तो उससे ज्यादा फर्टाइल तो नहीं हो सकती है। उर्वरता तो खादर की ज्यादा होती है, बट अगर यूटिलिटी की बात है कि कृषि क्रियाओं में उपयोगिता किसकी ज्यादा है, तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो सॉइल है ना, ये मैच्योर सॉइल है, पुरानी मिट्टी है, मैच्योर हो चुकी है, स्थायी प्रकृति की मिट्टी है, इसमें बारंबार बदलाव नहीं होते, है ना। और दूसरी चीज आप क्या देखोगे कि ये इट इज नॉट अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंट फ्लडिंग। ठीक है, यहां पर बारंबार बाढ़ भी नहीं आती। तो अगर एक ऐसी मिट्टी है जो मैच्योर है, जो स्टेबल सॉइल है, जिसकी विशेषताएं साल दर साल परिवर्तित नहीं होती और जहां पर हर साल बाढ़ नहीं आती है, इस वजह से आप क्या देखोगे कि इसको हम बोलेंगे मोर यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। कृषि के लिए ये जो मिट्टी हो जाएगी, ये जो क्षेत्र हो जाएगा, ये ज़्यादा उपयोगी है अगर आप तुलना करोगे किसके साथ, अगर आप तुलना करते हो खादर के साथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो खादर ऐसा नहीं कि फर्टाइल नहीं है, लेकिन खादर की प्रॉब्लम क्या है कि हर साल जब भी बाढ़ आएगी और यहाँ पर मिट्टी जब जमा होगी तो सॉइल की प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। ये हो सकता है कि किसी जगह पर जो मटेरियल पहले जमा हुआ था और बाद में जो जमा हुआ तो टेक्सचर बदल गया, मिट्टी की बनावट बदल गई, मिट्टी की जो आप बोलेंगे कि उसके जो पोषक तत्व हैं उनमें बदलाव हो गया, समझ रहे हो। और वैसे भी अगर किसी इलाके में बार बार बाढ़ आती है ना, तो वो इलाका जो है वो सभी फसलों के दृष्टिकोण से उपयोगी या महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो खादर इज मोर फर्टाइल, अधिक उपजाऊ है, बट इट इज लेस यूजफुल, कृषि क्रियाओं के लिए कम उपयोगी है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी अनस्टेबल होती है, अस्थिर होती है, और इस मिट्टी को अगर आप देखोगे तो ये बारंबार किससे प्रभावित होती है? बाढ़ से प्रभावित होती है। तो ये बांगर और खादर दोनों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, एक चीज और बता दूं, है ना, जैसे हम बांगर और खादर जब पढ़ते हैं तो एक चीज और जान लीजिए कि बांगर और खादर में हमें क्या मिलते हैं? कंकर मिलते हैं। अब ये कंकर क्या होते हैं? तो कंकर को अगर आप देखोगे, इसको हम कहते हैं कि ये कंक्रीशंस हैं, कंक्रीशंस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम के छोटे छोटे कण या निक्षेप, कणों के रूप में निक्षेप, उनको कहा जाता है कंकर। अब ध्यान आपको ये रखना है कि बांगर और खादर दोनों में ही ऐसे कंक्रीशंस हमें मिलते हैं, बट अगर इनकी मात्रा हम देखेंगे, इनकी अमाउंट हम देखेंगे, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखोगे कि अमाउंट ऑफ कंकर जो है, ठीक है, कंकर की जो मात्रा है वो बांगर में ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू खादर। मिलते दोनों में हैं, लेकिन बांगर में इनकी मात्रा अधिक होती है, खादर में इनकी मात्रा जो है वो कम होती है। सो गाइस देखिए, ये जो रिलीफ स्ट्रक्चर्स थे हमारे, ये जो उच्चावचीय संरचनाएं थी, ये मैंने आप लोगों को पूरा कंप्लीट करा दिया, हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया। चलिए लास्ट में मैं आप लोगों को फटाक से कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप
पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी, लेखपाल, बीओ, ऑप्शनल, इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी यूपीपीएससी को सब्सक्राइब करिए। फीस देखिए 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है, जिसमें आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, ये 7,000 का है। 10% डिस्काउंट के बाद 6,300 का मिलेगा आपको ये। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन, जिसमें 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है इस समय, 8,400 का है, और डिस्काउंट के बाद मिलेगा 7,560 का। डिस्काउंट लेने के लिए रेफरल कोड यूज़ करें मेरा, नवाजिश लाइव, इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आप प्लस पर भी आ जाओगे और आप मेरी क्लासेस भी कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, क्या है ये सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन? आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बिहार पीसीएस का भी एग्ज़ाम देते हैं, यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम देते हैं। तो अभी तक क्या था कि आप इन कैटेगरीज के एजुकेटर्स से अगर पढ़ना है तो अलग अलग सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता था, लेकिन अब आपके लिए है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। दोनों स्टेट्स का आप एग्ज़ाम देते हो, दोनों स्टेट्स का आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले लो। 6 महीने की फ़ीस 7,960 है, 12 महीने की फ़ीस 10,620 है, 24 महीने की फ़ीस 14,620 रुपये। यहाँ पर भी कोड यूज़ कर लोगे नवाजिश लाइव, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस देखिए हमारे कई सारे YouTube चैनल्स चल रहे हैं, आप हमें YouTube पर फॉलो करिए, और YouTube के साथ साथ आप हमें फॉलो करिए टेलीग्राम पर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, ढेर सारे फ्री का जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारी अपकमिंग क्लासेस होती हैं, अपकमिंग जो कोर्सेज होते हैं, ठीक है, उन सभी का इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ से मिल जाता है। और लास्ट में मैं आपसे कहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे अनअकैडमी यूपीपीएससी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए, और लाइक और शेयर करिए इस सेशन को अगर ये आपको अच्छा लगा है, और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक, अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स हमारे पास तक ज़रूर भेजिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों से मुलाकात होगी अब नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर गाइस।